हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयकृत वत्सल है। हम लोग जो हिंदी भाषा अभ्यर्थियों के लिए जो एक करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने का एक हमने सोचा था, उस सीरीज़ में ये एक अगला और वीडियो है। ये वीडियो होगा इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस के बारे में। तो अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक संवैधानिक बेंच का एक केस सुना जा रहा है, जिसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे हम या तो हमारा इलेक्शन कमीशन को और कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं और कैसे हम उसकी फंक्शनिंग को और क्रेडिबल बनाएं, कि जिससे हमारे देश में, क्योंकि इलेक्शंस की इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे हम ये कर पाएँ कि बाकी भी लोग बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे सिटीजन्स एट लार्ज को इलेक्शन कमीशन पे और ट्रस्ट बढ़े। तो इसके पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या है जिन कारणों से इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंस को राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है या होने की संभावना है, और उन संभावनाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझें कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप होने की संभावनाएं है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 324 में, संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया। अब उसमें एक जो दिक्कत हुई कि इलेक्शन क्लियरली बताया नहीं गया कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा। अब जानते हैं कि उसमें आर्टिकल 324 में कहा गया कि पार्लियामेंट को, हमारी संसद को एक कानून बनाना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को कैसे उनको अपॉइंट किया जाए और कैसे उनको हटाया जाए, इस बारे में प्रॉपर कानून हो। पर अब इस कानून, ऐसा कुछ संसद ने कानून बनाया नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे इंटरिम में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि जब तक ऐसा कानून ना बने तब तक प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। अब क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट, आपको पता है, सरकार के रिकमेंडेशन पे ही सारे काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट सरकार के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट करते आए हैं। तो इससे क्या होता है कि यूजुअली फेवरेटिज्म का, क्योंकि सरकार में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो उससे एक डर रहता है कि ऐसे लोग अपॉइंट हो जाएं जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करें जो सरकार में है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को थोड़ा सा उनकी तरफ स्ट्रिक्ट रहें या उनको उतना लीनियंट व्यू ना लें जितना कि सरकार में जो पार्टी है उसकी तरफ लें। तो इससे हमारे इलेक्टोरल और डेमोक्रेसी पे एक थोड़ा खतरा सा लगता है। इस वजह से हम ये डिमांड आई उठी। दूसरा बात यह है कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें आप जानते हैं 3 मेंबर होते हैं। तो जो हमने एक जो प्रोटेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया, बाकी जो 2 इलेक्शन कमीशन है उनके नीचे उनको उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया। तो अगर आप जानते हैं जो CEC है, उनको हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस का है। तो मतलब अगर CEC कुछ गड़बड़ करता है तो पार्लियामेंट उनको इम्पीच करेगा, जो कि प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सिमिलर है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। आप समझते हैं कि आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज को इम्पीच नहीं किया जा सका, तो इतना ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस दिया है। पर जो बाकी जो दोनों इलेक्शन कमीशंस हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, आपका TN सेशन केस हुआ जिसमें ऐसा माना गया कि जो बाकी दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पास भी उतना ही पावर है जितना CEC के पास है। और एक्चुअली उसमें मेजॉरिटी प्रिंसिपल को भी माना गया कि अगर दो इलेक्शन कमीशन अगेंस्ट वोट करे CEC के, तो वो ओवरटर्न कर सकते हैं CEC के रूल्स को भी। तो इतना पावर देने के बावजूद भी जो हम लोग ने EC को पावर दिया, उतना उनको हटाने का तरीका उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो अभी क्या प्रोसीजर है कि CEC रिकमेंड कर सकता है EC को हटाने के लिए, और EC उसको हटा देता है। ठीक है, तो EC बहुत ही आराम से हटाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू CEC। तो इसके कारण कभी ऐसा डर लगता है कि कभी भी EC का इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो हमें ये बहुत डिमांड उठता रहा है कि CEC को, बाकी जो जैसा CEC को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इम्पीचमेंट का, उसी तरह बाकी दोनों ECs को भी अपॉइंटमेंट का मिले। ठीक है, तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट आती है कि पार्लियामेंट तो, मतलब प्रेसिडेंट तो करता है अपॉइंटमेंट, पर कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है अपॉइंटमेंट का आज के दिन में। तो कोई भी यूजुअली रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। ऐसा लगता है कि कई बार जो सरकारें अपनी फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स को CEC और EC के रूप में अपॉइंट करते हैं, तो इससे भी थोड़ा दिक्कत लगता है। और ठीक है, तीसरा चौथा बात और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ के आए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा माना गया कि CEC और EC को 6 साल का फुल टर्म मिलना चाहिए। पर अभी जो टर्म मिलता है, क्योंकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, तो यूजुअली बहुत छोटा सा टर्म मिलता है उनको, 6 साल का पूरा टर्म नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट जो मिलता है वो केवल मान लीजिए 3 साल 5 साल इस तरह के टर्म मिलते हैं। जो फुल टर्म एक जो बंदे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, ये भी एक गड़बड़ी है। तो और जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है जिनकी वजह से इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो ये है कि जो एक्सपेंडिचर है इलेक्शन कमीशन का,
ठीक है। बाकी जैसे आप बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को समझते हैं, कैग है और भी जो बॉडी है, कोर्ट्स है, इनके एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। बट सीईसी का इलेक्शन चार्ज नहीं होता, वोट अपॉन होता है। तो आप क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है और इसका वोट अपॉन नहीं होना चाहिए, तो जो कम से कम उसका ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है, जो उनके दिन पे दिन खर्चे हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन पे चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आता है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं, उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उसमें क्या होता है कि अभी जो मोस्टली ऑफिसर वगैरह आते हैं वो यूजली डेपुटेशन पे आते हैं दूसरे विभागों से। तो ऐसा लगता है कि इसके वजह से ईसी के पास बहुत पावर नहीं रहता, वो पता नहीं कहाँ से ऑफिसर लाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या, एक परमानेंट कैडर हो, ईसी के पास खुद रिक्रूटमेंट करके पावर्स हो और उनको रखे, उनको ट्रेन करे, क्योंकि इलेक्शनरिंग एक पर्टिकुलर मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक स्किल है। तो एक इंडिपेंडेंट कैडर होना चाहिए, ठीक है। और एक जो बात थोड़ी खटकती है वो ये है कि जो अभी जैसे इलेक्शन कमीशन पे कोई से जब रिटायर होता है तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो वापस रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये सब भी दिक्कतें हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। तो इस बिना पे इसको इन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे हम लोग इलेक्शन कमीशन को और इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाएं, जिससे हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और इंटीग्रिटी पे कोई और सवाल ना उठे। अब जानते हैं कुछ टाइम पे उठते रहते हैं ऐसे सवाल, तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पे सवाल ना उठे हमारे डेमोक्रेसी के लिए। तो इसके लिए जो मेन सजेशंस बाहर आए, बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए हैं। तो उन सजेशंस में सबसे पहले ये है कि जो अपॉइंटमेंट है वो अभी सरकार से हट के एक कानून ऐसा बने जिसमें मल्टी मेंबर बॉडी, जैसे कि आपको पता है कि सीवीसी में है, सीबीआई में है, उस तरह का वो एक मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें सरकार भी हो, उसमें एलओपी का भी हो, उसमें अपने जुडिशरी से भी रिप्रेजेंटेशन हो, ये सब लोग मिलकर एक मल्टी मेंबर बॉडी मिलकर अपॉइंट करें, जिससे और ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो ईसी है उसको सीईसी की तरह सिमिलर प्रोटेक्शन मिले कि उनका भी केवल इम्पीचमेंट हो पाए, उनको इसी तरह कभी भी किसी के विम्स एंड फैंसीज पे सीईसी के साइन पे उनको हटाने दे जाए, ठीक है, उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिले। बाकी ऐसे लोग क्लियर क्राइटेरिया हो कि कौन से लोग एलिजिबल हो सकते हैं। केवल अभी ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, अगर आप देखते आए होंगे, पर हमें चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स भी जो भी पब्लिक माइंडेड, पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, जिनके इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं है, वो लोग भी अपॉइंट हो पाए इसी में, ठीक है। केवल ब्यूरोक्रेट्स तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तीसरा बात तो हो गया। चौथा बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो एक्सपेंडिचर है उसको कॉन्स्टिट्यूशन पे चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगी कि हमें इतना फंड चाहिए, वो चाहिए। इससे कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और चौथा, सबसे आखिरी जो एक मुख्य बात है और भी है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास एक इंडिपेंडेंट कैडर बनाने का और उसको नरिश करने का, उनको ट्रेन करने का पावर होना चाहिए। ये नहीं कि वो डिपेंडेंट रहें बाकी सरकारी संस्थाओं पे अपने लोगों के लिए। धन्यवाद। हम लोग और भी वीडियोज़ बनाते रहेंगे।